पूरे देश में एक ही नेता है जो बढ़ चढ़कर सभी क्षेत्रों में भाग ले रहा है, उसका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद खुद एक गरीब मुस्लिम परिवार से हैं, यानी कि उनके पिताजी एक हेडमास्टर थे और चंद्रशेखर आज़ाद के 2 बहन और 3 भाई है। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं विदेशी दौरा, क्योंकि विदेश यानी अमेरिका में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ सैकड़ों लोग भी पहुंचे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी व उनके बेटे भी पहुंचे थे अमेरिका में। आप भी देखिए वीडियो जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने अमेरिका में दिया विवादित भाषण, जिससे कि उड़ी सरकार की नींदें। क्योंकि पूरे देश में अगर एक ऐसा नेता है जो देश ही नहीं विदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। आप भी देखिए वीडियो जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया बहुत ही तगड़ा भाषण। बाबा साहब हमें नहीं समझ आए, पहले इन 3 महापुरुषों को लाना पड़ेगा, तभी बाबा साहब हमें समझ आएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना। और देखिए, गुरु ऐसे नहीं माना, ना उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा, ना गुरु कबीर को देखा, ना ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखा। कैसे माना? इतिहास खुद को दोहराता है कि उन्होंने उनका लिटरेचर पढ़ा और उस लिटरेचर के आधार पर उन्होंने माना कि ये जो बात कही गई है, ये जो काम किया गया है, जो प्रयास हुआ है, ये जो अध्याय है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर आंदोलन कामयाब करना है तो पहले भाईचारा बनाना पड़ेगा, और भाईचारा अगर बनाना है तो उन महापुरुषों को जगह देनी पड़ेगी, अपने मंचों पे भी, अपने दिल में भी, अपने परिवार में भी, अपने घरों में भी, जिन महापुरुषों का आंदोलन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि चाहे फूले की मेहनत हो या साहू जी महाराज की मेहनत हो या बाबा साहब की मेहनत हो या काशीराम साहब में, सब बेकार हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना, ये लोकतंत्र है। हमारा दुश्मन तो हमारे महापुरुषों का चित्र भी सर के ऊपर लगाता है, हम लोगों को गुमराह किए, और हम अपने महापुरुषों की तस्वीरें भी नहीं लगाते, उनके बारे में चर्चा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों के का आंदोलन नहीं चला रहे, उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे। हम राजनीति भी नहीं कर रहे, राजनीति के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दुश्मन भी चाहता है कि हम बटे रहे। जब हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे महापुरुष हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ समाज भी तो हमारा अपना समाज हुआ है कि वो बताइए। प्यारे साथियों, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माएँ हैं, छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं। मेरे आज भी याद है, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ बोल रहा था तो बहुत सारे हमारे साथी आंख से उनके आंसू बह रहे थे। मेरे आज भी याद, यही समय था और मुझे आने का अवसर मिला। मैं इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो अवसर दिए संविधान में, उसकी वजह से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, और उन्होंने जो प्रोटेक्शन दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो सुविधाएं दी, उनकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको कोर्ट ने भी पासपोर्ट अलाउ नहीं किया, उसको 2 दिन में पासपोर्ट मिला, बिना लाइन में लगे वीजा मिला, और यहाँ आपके बीच आने का मौका मिला। ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर, तो हम उनके ऋणी हैं, और सिर्फ ऋणी नहीं रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की। फुले साहब 1827 में पैदा होकर 1890 में चले गए, और आप उनका जीवन देखिए। वो और उनकी पत्नी, जो पत्नी बिल्कुल पढ़ी भी नहीं थी, उस पत्नी को उन्होंने पढ़ाने का काम किया, और फिर उन दोनों ने मिलकर समाज की महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, बेटियों को पढ़ाने का काम किया। जब उन्होंने पहला स्कूल खोला, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला इंसिडेंट है कि उनके पहले स्कूल में 6 बच्चियां पढ़ रही, जिनमें से 4 ब्राह्मण समाज की, एक मराठा समाज की, एक शेड्यूल कास्ट की, 6 में से। इसका मतलब ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार उस समय नहीं। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जो लोग सबसे ऊंचे पायदान पे जिन्होंने अपने आप को रखा है, उन्होंने भी महिलाओं को, जो अपने घर की महिलाएं थी, अपने परिवार की महिलाएं थी, उनको भी सम्मान देने का काम नहीं किया। उनको भी अगर सम्मान देने का काम किया तो वो उन्हीं महापुरुषों ने किया जिनको मानवता का रास्ता पता है, जो मानवता को मानने वाले, जो मानवता के रास्ते को आगे बढ़ाने वाले। तो 1890 में चले गए हैं फूले, 91 में बाबा साहब इस दुनिया में आए। तो बाबा साहब ने फूले जी को देखा नहीं है। जैसे आज हम बैठे हैं, मुझे आप सुन रहे हैं, ऐसे नहीं सुना उन्होंने उनको। उस समय की फूले साहब की, तो उस समय की वो वीडियो मिलती नहीं, उस तरह नहीं था, मतलब उस तरह की तकनीकी सुविधा नहीं थी। उनकी तो किताबें हैं, गुलाबगिरी और इस तरह की जो उनका वो है, सत्यशोधक समाज का जो पूरा लिटरेचर है, वो बताते हैं उसमें पूरी व्यवस्था को कि क्या व्यवस्था क्या है। तो जब बाबा साहब आ गए तो बाबा साहब पे जब मैं बात कर रहा था, उनका जीवन बड़ा लंबा,
पहले एक बाबा साहब हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो बहुत छोटे हैं, परिवार अभाव में हैं, गरीबी में हैं, पढ़ने के लिए अपमानित हो रहे हैं, स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह तिरस्कार हो रहा है, फिर उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, फिर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं पीएचडी की, और फिर वो वापस जहां से स्कॉलरशिप मिली कि 10 साल में तक आपको यहाँ सेवा करनी पड़ेगी, इस बात के साथ स्कॉलरशिप मिली थी विदेश पढ़ने की, वहां नौकरी करने जा रहे हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को सिर्फ जाति की वजह से सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई उनका गिलाफ उठाने को तैयार नहीं है। उनको एहसास हो रहा है कि देश में कोई वैल्यू नहीं है पढ़ाई की, कोई वैल्यू नहीं है आपके पास तकनीकी ज्ञान कितना है, बस आपकी जाति ही आपके लिए सबसे बड़ा पैमाना है। तो ये बात उनको महसूस होती है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अपने जीवन में इस गुलामी की वैल्यू को काटना है। और फिर इतना लिटरेचर है बाबा साहब का वॉल्यूम्स के रूप में, और हर फील्ड में, चाहे वो जब हमारे यहाँ नोबेल मिला एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनको पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, तो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में मेरे गुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो कह रहे हैं। चाहे आरबीआई की स्थापना हो, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे भाखड़ा नागर बांध, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं को लेकर तो स्पेशली मैं मानता हूं कि महिलाओं के मुक्ति के रास्ते में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का है। उनका मैं समझता हूं कि अगर महिला कितना भी कोशिश करे उनका ऋण चुकाने की, उनका ऋण नहीं चुका सकती। इस बात को भी मैं बहुत आगे खोल के बता दूंगा कि क्या योगदान है बाबा साहब अम्बेडकर का। तो बाबा साहब मजदूरों को 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम दिला रहे हैं, यानी कि मानवता की सेवा करते हैं, उनके जीवन को सरल बना रहे हैं। वो बाबा साहब हैं जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिला रहे हैं कि जब वो उस दौर से गुजरती है, बच्चा पैदा करती है और उनका शरीर उस तरह तैयार नहीं होता उस पीड़ा के समय को, तो बाबा साहब उनको 6 महीने बिना काम किए तनख्वाह देने का प्रावधान, आरामदायक जीवन देने का प्रावधान करके जा रहे हैं। और बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम समय में जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो महिलाओं को जब बराबर का अधिकार नहीं दिला पा रहे तो इस्तीफा दे रहे हैं। ये है बाबा साहब, बहुत बड़ा कद है बाबा साहब का। लेकिन मैं एक किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, पंजाब का बड़ा योगदान है। जब मैं आता हूं तो पंजाब, मुझे पूरा पंजाब दिखाई देता है। जब आपके पीछे के टाइटल्स में सुनता हूं ना, माही, बंगा, सुन्नड़, तो वो मुझे वो सब दिखाई देते हैं क्योंकि मैं उन लोगों को जानता हूं। कोई फगवाड़े से है, कोई जालंधर से है, कोई लुधियाना से है, कोई होशियारपुर से है, इस तरह से कोई पठानकोट से मुझे पूरा दिखाई देता है कि भाई पूरा पंजाब यहां मौजूद है। तो मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने एक चीज को तो साबित कर दिया कि अगर रेस की लाइन एक है तो हम किसी से कम नहीं। ये बात तो आपने यहां आके और अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करके साबित कर दिया। यहां जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो आपने अपने बिजनेस और रोजगार के रूप में किया है। मैं जब कल जिस गाड़ी से आया था वो गाड़ी की वीडियो बड़ी वायरल हो गई है, तो मुझे किसी ने दिखाया कि बहुत वायरल, किसी ने कहा था, आई थिंक रोहित ने दिखाया। तो रोहित ने जब मुझे दिखाया तो मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था। गाड़ी में कुछ काम नहीं था तो उसमें कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ लोग बड़ी प्यार की भाषा लिख रहे थे। जो और ज्यादा प्यार करते हैं वो ये भी लिख रहे थे कि देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को आपने करोड़ों रुपए की गाड़ी में घुमा के जो सम्मान दिया है मैं उसको कैसे चुकाऊं। लेकिन मैं अपने मन में इस बात को वो कर रहा था कि एक दिन ऐसा भारत में हम लोग बनाएंगे कि वहां भी रेस की लाइन एक होगी और जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जो हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। ये हम लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पिछली बार जब मैं आया तो वो इंडियाना पुलिस में हमारे सिंगारा राम जी हैं, सिंगारा राम का ना? हाँ जी, सिंगारा राम उनकी गाड़ियां है, वो रोल्स रॉयस में उन्होंने मुझे घुमाया, वो बड़ा वायरल हुआ। और मीडिया ने कहा कि देखिए यहाँ गरीबों के नेता बनते हैं और वहां रोल्स रॉयस में घूमते हैं। तो मैं मीडिया की शक्ति को समझता हूं। एक्चुअली उनको मेरे रोल्स रॉयस में घूमने की से दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत यह है कि वो हमारी हैसियत भी समझते हैं कि हम रोल्स रॉयस में घूम सकते हैं। वो जाति की वजह से इस बात से नाराज है कि ये इतना कमजोर समाज और इनका अगर नहीं इनका नेता, इनका भाई वहां जाकर रोल्स रॉयस में घूम रहा है, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं। लेकिन सच ये है, आज नहीं तो कल उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि बदलाव होगा। ये रोल्स रॉयस वहां तक में जाएंगे, इंडिया तक। आप मेरी बात को याद रखना।
ये रोल्स रॉयस, ये अभी कौन से में आए हैं बताओ? क्या कैडिलैक कैडिलैक जी, रेंज रोवर तो रेंज रोवर ये वहां पे जाएंगे, लेकिन हमें वहां भी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, वहां पे जाएंगे। तो मैं विषय वो बात है जब बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेके इंडिया आगे हैं और कम्युनल अवार्ड के विरोध में, जिसमें हमें सेपरेट इलेक्टेड और सेपरेट सेटलमेंट मिल गया है मुस्लिम भाइयों की तरह, तो गांधी जी यरावदा जेल में अनशन कर रहे हैं। और पंजाब को मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उसके अगेंस्ट में बाबू मंगू राम सिंह मंगूवालिया पंजाब में अनशन कर रहे हैं। तो वो गांधी जी के उस नैरेटिव को, गांधी जी के उस प्रेशर को, इधर स्वामी अच्युतानंद जी और उधर बाबू मंगू राम सिंह मंगूवालिया उस प्रेशर को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि अनशन आप ही नहीं कर सकते, हम भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अनशन कर सकते हैं। उस समय मैं ये महसूस कर सकता हूं कि पंजाब में भी उसी तरह का आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस तरह का आंदोलन बंगाल में आगे बढ़ रहा था, जिस तरह का आंदोलन महाराष्ट्र में आगे बढ़ रहा था, उसी तरह का आंदोलन पंजाब में भी आगे बढ़ रहा था। इसलिए पंजाब में रेवोल्यूशन पुराना है और पंजाब ने भारत को बहुत कुछ दिया है। एक हीरा है जिनको माननीय काशीराम साहब कहते हैं, उनके रूप में भी तो मैं पूरे पंजाब को भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं इस पंजाबियत को, आपके प्यार को, आपकी शक्ति को ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वाहेगुरु जी, सतगुरु जी आपको चढ़ती कला रखें, खूब हिम्मत दें, खूब इज्जत दें, खूब प्यार दें, खूब कामयाब करें। तो बाबा साहब कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं, जीवन महान होना चाहिए। आज हम पे गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने सबको सुना, मैं इस बात को कहता भी हूं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं समाज का कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख लिया, बहुत बड़े पदों पे चला गया, उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता है, वो पेमेंट टू सोसाइटी को नहीं समझता है, और वो उस पद पे बैठ के अपने गरीब समाज के लिए कुछ नहीं करता, उनका हाथ नहीं पड़ता है। तो क्या वो व्यक्ति समाज में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहा है? आप अपने मन से पूछ के देखिए। जो बाबा साहब द्वारा किए गए संघर्ष का फल लेके आज यहां हो या देश के उस कोने में हो या कहीं भी हो, एक अच्छी जगह को, एक इंपॉर्टेंट जगह को, एक की पोस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और वो अगर बाबा साहब के विचारों से अलग हटके या बाबा साहब के सिद्धांतों को, बाबा साहब का जो विजन था उससे अलग जाके काम कर रहा है, तो क्या समाज के लिए किसी काम का है? मैं इसको और ब्रीफ कर देता हूं और उसको आसान कर देता हूं समझने के लिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा लिखा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी गाड़ी साधन संसाधन के पास है, लेकिन वो अपने गरीब समाज की कोई मदद नहीं कर रहा है, तो समाज में क्या उसका सम्मान बहुत ज्यादा हो सकता है? क्या मुझे बताओ जोर से, हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि समाज में उन्हीं का सम्मान होता है जो समाज को कुछ देते हैं। समाज से लेने वालों का समाज ने कभी सम्मान नहीं किया है। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन जो समाज के बीच में नहीं रहता ना, समाज उससे मुंह मोड़ लेता है। वो कहता है तो बड़ा होगा, अपने घर का होगा, यहाँ तो हम भले ही छोटे हो लेकिन हम अपने समाज के साथ करें। क्या जरूरत है आपको बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की? आपको कोई, आप यहाँ के बहुत सारे जो है नागरिक हो गए, आपको कोई थोड़ा कहेगा क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं आपकी हिम्मत की और आपकी पेमेंट टू सोसाइटी की दाद देता हूं कि आप अपने रूट्स नहीं भूले, अपनी जड़ें नहीं भूले, अपने लोगों को नहीं भूले, अपने जो है जिन महापुरुषों की वजह से यहाँ तक पहुंचे उनको नहीं भूले हैं। और आप आज भी मेरे जैसे लोगों को बुलाकर, उनकी मदद करके, उनको ताकत देकर, उनका मनोबल बढ़ाकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाबा साहब तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते रहे, और एक किस्सा उनका बड़ा जो हम लोगों को प्रभावित करता है। दो किस्से, एक किस्सा तो मैं हमेशा सुनाता हूं जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, लेकिन एक किस्सा बाबा साहब का है जो बाबा साहब की पीड़ा को, उनके कमिटमेंट को हम लोगों के प्रति जो उसको जाहिर करता है। एक जर्नलिस्ट जो विदेश से आया है और बड़े बड़े नेताओं से मिलने के लिए घूम रहा है, और जिस नेता के पास जा रहा है वो सारे नेता सो रहे हैं, और जब वो बाबा साहब के पास आ रहा है रात को 1:30-2 बजे, और बाबा साहब अपने काम में, पढ़ाई में बिजी हैं, और वो आके खड़ा हो जाता है और अलग सी बात देखता है कि जहां सारे बड़े बड़े नेता सो रहे हैं वहां डॉक्टर अम्बेडकर जाग रहे हैं। तो बाबा साहब सोचते हैं कि शायद उनका जो है प्रिय नानक चंद दत्तू जो है वो आके कुछ सवाल या कुछ पूछने या कुछ जानने के लिए खड़ा है। बाबा साहब बहुत देर उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और अंत में जब बाबा साहब देखते हैं
तो देखते हैं जेंटलमैन खड़ा हुआ है, तो बाबा साहब पूछते हैं कि भाई बताइए आप कौन है और कैसे यहाँ आना हुआ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ के लीडर से बात करने के लिए आया, लेकिन जिस लीडर के पास गया सब उनके पीए मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं सब सो रहे हैं, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं। तो बाबा साहब का जो जवाब है ना वो बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए। बाबा साहब कह रहे हैं कि वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है, और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। वो समाज को हर तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, पैर छूने वालों को लाठी मार रहे हैं, डांट रहे हैं। जो उनके पैर छूने आ रहा है उनको कह रहे हैं कि भागो यहाँ से, लाठी मार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार बाबा साहब ये क्या बात हुई, ये तो आपको प्यार करते हैं, आपसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो कह रहे हैं रिस्पेक्ट नहीं करते, ये आज भी चाहते हैं कि मैं इनका काम करूं इसलिए मेरे पैर छू रहे। मैं इनको कह रहा हूं कि पैर छूने की जरूरत नहीं है, अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है। ये बाबा साहब एक इंडिविजुअल एक किस्सा जो है बाबा साहब का, जब वो एक नौजवान जो सिविल सेवा में जॉब ले गया है, सिविल सर्विस में चला गया है और वो अपनी जॉब कर रहा है, बाबा साहब को सूचना चली गई है, क्योंकि भारत में 1935 के एक्ट में ये प्रोविजन आया था कि जो भारतीय हैं उनको भी हम लोग सिविल सेवा में अवसर देंगे। आप लोगों के हम लोगों के लिए तो नहीं था इतना आसान, लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं था सिविल सेवा में जाने के लिए। यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग टीम होती है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उस सेवा में जाने के लिए 1935 में जो एक्ट बना जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें प्रोविजन आया था। तो एक लड़का जो सिविल सेवा में चला गया है, बाबा साहब ने उसको पत्र लिखवाया, उसको बुलाया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब उस बच्चे तक ये खबर गई है, वो मिलने के लिए आया है और जेब में कुछ पैसे रख के लेके आया है, क्योंकि उस समय बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे, तो पेपर को सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे थे कि भाई जिस समाज से निकल गया उस समाज को वापस करो, उस समाज को ताकत दो, समाज का हाथ पकड़ो। तो उसको ऐसा लगा कि मैं नौकरी लग गया हूं, तो शायद बाबा साहब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनको कुछ आर्थिक मदद करूं आंदोलन चलाने में। वो आ गया है, बाबा साहब अपना काम कर रहे हैं, उसने आगे बाबा साहब को जय भीम कर दिया है। बाबा साहब ने उसको बैठने का, बाबा साहब उससे पूछते हैं कि बताओ कैसी चल रही नौकरी, तो कहता बहुत अच्छी चल रही है। तो बाबा साहब उनसे पूछ रहे हैं कि आप गांव जाते हो। तो उनको लग रहा है कि बाबा साहब अभी मतलब थोड़ा सा व्यवहारिक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाबा साहब की डिमांड तो यही आएगी कि भाई कुछ मदद कर दो। तो वो कहता जी गांव तो नहीं जा पाता हूं। तो बाबा साहब उनसे कहते हैं कि गांव जाया करो, और जैसे बाबा साहब उनसे बात कहते हैं, उनसे कहते हैं कि जाओ अपना ख्याल रखो, लेकिन गांव जाया करो। तो उसकी समझ नहीं आ रहा है कि जिस बात को मैं मन में सोच के आया हूं, जैसे आप अगर मुझसे कोई अपेक्षा रखते हैं, मैं कोई भी बात कर लूं, आपका ध्यान तो उसी बात पर रहेगा कि ये बात कब आए। तो वो अंदर अंदर जाते हुए उसके पैर रुक जाते हैं। तो बाबा साहब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये नहीं पूछोगे कि मैं क्यों कह रहा हूं गांव जाया करो। तो वो कहते हैं कि बाबा साहब अब क्यों गांव जाना चाहिए। तो वो उस समय बाबा साहब उनको कहते हैं कि देखो जहां से आप निकल के आए हो ना, वो समाज मनोबल गिरा के बैठा है, कमजोर नहीं, क्योंकि मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तो कमजोर नहीं, वो मनोबल गिरा के बैठा है। जब आप बढ़िया गाड़ी में लाल बत्ती की उन बस्तियों में जाओगे जिन बस्तियों में कोई जाता नहीं, जब आपका जिस पुलिस से या जिस सर्विस के लोगों से हमारे लोग डरते हैं, जब वो अधिकारी आपका दरवाजा खोलेगा तो आपके सोए हुए समाज में, गिरे हुए मनोबल के समाज में कितना बल पैदा होगा, इसका आप सोचो। उन लोगों में ये बात जाएगी कि जब ये हमारे बीच से पढ़ लिख के कामयाब हो सकता है और अपनी जीवन को बदल सकता है, अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी को बदल सकता है, तो वो एजुकेशन के वैल्यू को समझेंगे, महत्व को समझेंगे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, वो भी पढ़ने का काम करेंगे। उनके अंदर भी भावना, ये प्रेरणा जाएगी कि जब हमारे बीच का ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बस ये प्रेरणा देने के लिए उनके बीच जाया करो। बाबा साहब हमसे कुछ चाहते नहीं थे ना, हमारी हैसियत है बाबा साहब कुछ दे दे। भाई हम उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उनके कर्ज को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं, जो कहते हैं कि हम अपने बलबूते आ गए। तो अभी बलबूते पे आने वाला समाज तो नहीं बना, क्योंकि किसी ना किसी ने, चाहे उन्होंने या उनके फोर फादर से, किसी ने तो बाबा साहब के रण को यूज किया, जो उन्होंने संघर्ष किया उससे जो मिला उसको यूज किया। इसलिए मैं जब कमानेवाल काशीराम साहब कैडर करते थे, तो कहते थे भाई किसी भी समाज में 5 तरह के बल होते हैं। जैसे 500 के पुराने लोगों के मैं 2 लोग सुन रहा था, मुझे उनकी बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो वो कैडर में इस बात को बताते किसी भी समाज में 5 तरह के बल होते हैं। पहला होता है बुद्धिबल, जो जन्म से मिलता है। दूसरा होता है बाहुबल, जो आदमी की शारीरिक बनावट पे तय होता है। तीसरा होता है धन बल, जो पारिवारिक संपत्ति पे जो कमाता है उस पर आता है। चौथा होता है लोकशाही या लोकतंत्र है, उसमें जनबल होता है, वो उसकी शक्ति होती है। लेकिन बाबा साहब वो काशीराम साहब कहते हैं कि ये चारों बल बेकार हो जाते हैं अगर उस समाज का मनोबल गिरा होता है। जिस समाज में मनोबल नहीं होता, जिस समाज का मनोबल गिरा होता है, उसमें कितना भी बल क्यों ना हो,
वो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर मनोबल होना चाहिए। और आप हमारे मनोबल के इतने बड़े उदाहरण हैं। भाई हमारा तेज सिंह विरुद्ध जो है, ये इतना बड़ा हॉल बना के जो है सेवा दे रहा है, तो ये हमारे लिए इतना बड़ा उदाहरण है, उतना बड़ा प्रेरणा है हम लोगों के लिए कि जिस दिन रेस की लाइन भारत में एक होगी उस दिन आप भी देश का नाम चमका कर रोशन करोगे, ऐसा मेरा भरोसा। मैं जिस बात से प्रभावित हुआ वो आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण है जो 18 मार्च 1956 को उन्होंने दिया। उसकी जो पहली लाइनें हैं, उन पहली लाइनों का सबसे ज्यादा काम अगर किसने किया, माननीय काशीराम साहब ने किया, जिसमें वो कहते हैं मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं तमाम तरह के अन्याय, अपमान, आरोप, मुसीबतें सह के इस कारवां को वहां से लेके यहां तक आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। उसके बाद जो बाबा साहब कहते हैं, जिस दिन मैंने इस लाइन को पढ़ा, मैं जेल में था। ये 2017 का साल है जब निर्दोष होते हुए मुझे जेल में डाल दिया गया और मैं 16 महीने जेल में रहा। 4 महीने बाद मेरी बेल हुई। मैं बड़ा खुश था कि अब मैं जाऊंगा और रोशनी देखूंगा, लेकिन रात को 2:30 बजे मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और यहाँ बहुत सारे साथी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मेरी बेल कराने में यहाँ से पैसे भेज के मेरी मदद की। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं उन सब साथियों का जिन्होंने मेरी समय समय मदद की। मैं उनके नाम भी नहीं जानता सब लोग, लेकिन फिर मैं इसी शक्ति ने तो लड़ना सिखाया ना। हमेशा परेशानियां आपको कमजोर नहीं करती, ताकत भी देती। जितनी परेशानियां आएंगी उतनी ताकत मिलेगी। और मैं तो कहता हूं परेशानियों की आओ, हम स्वागत करेंगे आपका, क्योंकि हमें शक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी। तो बाबा साहब जो मुझे बाबा साहब की बात प्रभावित करती है, जो मेरे अंदर ये भाव पैदा करती है कि नहीं यार चैन से नहीं बैठना, जो पैदा करती है कि नहीं कुछ करके दिखाना है। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं उस सभा में कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, मेरी स्थिति ऐसी जैसे एक तंबू पे, एक बंबू पे बहुत सारे टेंटों का भार डाल दिया जाए। यानी कि एक व्यक्ति जिसकी जो उठा सकता है 100 किलो, उस पर 1000 किलो वजन डाल दे जाए। मैं ऐसी अवस्था में मैं गांव में जाके अपने लोगों को जागृत करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी शरीर साथ नहीं दे रहा। शुगर हो गया है और परेशानियां हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो बाबा साहब कह रहे हैं एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे जैसा नौजवान, जब बाबा साहब ये सवाल छोड़ते हैं कि नौजवान एक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे जैसा नौजवान कैसे घर बैठ जाए अपने महापुरुषों के कर्ज को लेके। ये सिर्फ अपना जीवन जिए कि बाबा साहब ठीक है कोई और आके कर लेगा, कोई और कब आके करेगा। मैं समझता हूं आंदोलन को बहुत करीब से। बाबा साहब कहां पैदा हुए? मध्य प्रदेश। बाबा साहब ने काम कहां से शुरू किया? महाराष्ट्र। बाबा साहब 56 में चले गए हैं, लेकिन बाबू काशीराम 56 में बाबा साहब को नहीं जानते, क्योंकि जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 56 को, उस दिन माननीय काशीराम साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देहरादून में जॉब कर रहे हैं। उनके साथ जॉब करने वाला एक लड़का जो मनी ऑर्डर भेजता है माननीय काशीराम साहब को, उन बाबा साहब को, वो कह रहा है कि मेरा आज, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। और काशीराम साहब ड्यूटी से आए, रूम में है, तो काशीराम साहब से पूछ रहे हैं क्या हो गया तेरे को इतना जोर जोर क्यों रो रहा है? पंजाब मजबूत नौजवान, बाजुओं में जोर है, शरीर मजबूत है, बढ़िया लंबाई है, क्यों भाई तू ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हो गया तेरा? तो वो नौजवान कहते मेरे बाबा जी हमें छोड़ के चले गए, आज मेरे बाबा नहीं रहे। तो कह रहा ठीक है भाई, बाबा को तो एक दिन जाना ही है, मगर तुझे भी तो कुछ करना है ना, रोके कैसे काम चलेगा? बाबा के काम को आगे बढ़ा, क्योंकि नहीं पता ना काशीराम साहब को कौन चला गया। वो तो सोच रहे कि इसका दादा कोई रहा होगा, इनके पिताजी के पिताजी वो नहीं रहे तो बेचारा परेशान होगा। उनको नहीं पता बाबा साहब के बारे में, क्योंकि बाबा साहब के बारे में उनको पता कब लग रहा है? जब वो महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, पुणे में डीआरडीओ में साइंटिस्ट हो जा रहे हैं और मान्यवर दीना वाल्मीकि की छुट्टी के लिए लड़ रहे हैं, तब उनको बाबा साहब के बारे में पता लग रहा है। और वो देखो फूले साहब को बाबा साहब ने नहीं देखा, मिले नहीं, हाथ नहीं मिला, एक कमरे में बैठ के खाना नहीं खाया, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। और ऐसे ही मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब के आमने सामने नहीं आए, मिले नहीं, हाथ नहीं मिलाया, खाना नहीं खाया। उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा, ना कान में कहा कि आज आंदोलन चला। लेकिन उनकी किताबें पढ़ के उनको समझ आया कि यार ये अगर ना होते तो हम ना होते। तो वो नौकरी को लात मार दे रहे हैं, कह रहे नहीं भैया वो पूरे जीवन में अब इन्हीं का आर्व आगे बढ़ाना है, इनका आंदोलन आगे बढ़ाना है। और फिर काशीराम साहब गांव गांव जाके बाबा साहब को, हमारे एक सज्जन हमसे पहले जो वक्ता थे वो कह रहे थे कि भूल गया था समाज बाबा साहब को। ऐसा ही है समाज, ये भूल जाता है, समाज बार बार भूल जाता है, क्योंकि इसके जीवन में खुद की समस्या है, ये बार बार भूल जाता है संघर्ष करने वालों को। तो बाबा साहब के संघर्ष को भूल गया था समाज। भूले हुए बाबा साहब को घर घर जाके जिंदा कराने वाले हमारे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम हैं। और अगर मान्यवर साहब श्री काशीराम नहीं होते, वो आंदोलन नहीं चलाते, तो बाबा साहब को आज हम लोग यहाँ इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट नहीं करते।
तो हर महापुरुष का योगदान है। तो काशीराम साहब का जो नारा है वो भी हमारे जीवन में एक नया भाव पैदा कर देता है। जब वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो हम पढ़े लिखे लोग मुर्दा थोड़ा ही, हम महापुरुषों का समझने वाले लोग मुर्दा थोड़ा ही। वो अलग बात है कि मैंने पंजाब में जन्म नहीं लिया, ऐसे तो मान्यवर काशीराम साहब ने भी महाराष्ट्र में जन्म नहीं लिया, मध्य प्रदेश में जन्म नहीं लिया। लेकिन जब महाराष्ट्र में चलने वाले आंदोलन को पंजाब में पैदा हुए मान्यवर काशीराम साहब आगे बढ़ा सकते हैं, तो बाबू काशीराम साहब के अधूरे सपनों को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को सहारनपुर में पैदा हुआ ये आपका छोटा भाई आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? मुझे कारण बताओ। क्या इसके लिए किसी कोक की जरूरत है कि उसी कोक से अगर जन्म लेंगे तभी ये टैग मिलेगा कि भाई आंदोलन आगे बढ़ा सकते हैं? मैं तो अपने जीवन में मैं समझता हूं कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, दिखती हैं चीजें कि कौन क्या कर रहा है, वरना मैंने अपने जीवन में जेल मुकदमे तो छुट्टी बात है। मुझे कल आज ही वहां पीटर्सबर्ग में एक लड़का मिला, वो कह रहा मैं आपके साथ दिल्ली वाले आंदोलन में था और हमें बहुत सारी लाठियां लगी। तो मैंने पूछा वो आपकी लाठियां जहां लगी वो जगह ठीक है? तो हंसने लगे। तो मैंने कहा जेल क्यों नहीं गए आप? बोले हम लोग पीछे रह गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो काम हमने पूरा कर दिया। मैं आपको बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ अपने दिल से, आप तो यहाँ रहते हो, अगर आपको एक दिन के लिए जेल भेजा जाए कितने लोग जाने के लिए तैयार है? मन से पूछ के देखो ईमानदारी। कोई बच्चों का खेल है क्या? अपने जीवन को, अपने कैरियर को सब दांव पे लगाना कोई बच्चों खेल है? किसकी मां कहती है चल भाई तू जेल जा, हम लोग तेरा साथ देंगे, जा जेल चला जा? बहुत कुछ छूट जाता है जब आदमी जेल जाता है। बहुत सारे ऐसे अपने होते हैं मेरे जीवन में, मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कड़वा सत्य है। लेकिन हमें शक्ति मिलती है महापुरुष। ऐसे कितने ही मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं जो समय समय पे दुनिया से मुझे छोड़ के चले गए और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया अपनी तरह। मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, मेरे मामा जी, मेरी मामी जी, मेरे ताऊ जी के बेटे, मेरी भाभी, कितने ऐसे लोग हैं मेरे परिवार के जिनको आज भी बहुत सारी शादियां, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, दुख होते हैं, नहीं मिल पाता समय, नहीं जा पाते। आपको संघर्ष का जीवन कोई आसान थोड़ा ही है। तो ये लंबी लड़ाई है। ये एक फैसला हमें करना पड़ेगा कि हम बाद में ये ना कहें कि अगर बाबूजी 10 साल जी जाते तो पता नहीं क्या हो जाता, बाबा साहब 10 साल जी जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। जब वो संघर्ष कर रहे होते और हम ईमानदार से उनका साथ दे रहे तो मैं समझता हूं कि जिनसे मुकाबला है वो बहुत ताकतवर है। ये 1, 2, 10, 4 हमारे मीडिया के साथी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मीडिया है वो सुबह से शाम तक टीवी पे एक ही खबर चलाता रहता है, 20 घंटे एक ही खबर चलाता रहता है, उन्हीं को दिखाता है, उनके झूठ को, उनके नैरेटिव को सच्चा साबित करता रहता है। कैसे मुकाबला करेंगे जब यहां से बच जाते हैं? जुडिशरी में हमारा कुछ है नहीं। अब नेताओं के क्या हाल है अभी किससे छिपा नहीं। अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे कि यूजीसी की गाइडलाइन आई थी। जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, यूजीसी की गाइडलाइन से प्रभावित किसका जीवन हो रहा है? प्राइमरी स्कूल के बच्चे का या इंटरमीडिएट के बच्चे, किसका जीवन प्रभावित हो रहा है यूजीसी गाइडलाइन से? यूजीसी के अंडर में कौन से कॉलेज आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? तो यूजीसी से हमारे उस बच्चे का जीवन प्रभावित हो रहा है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है। यानी कि जो अगले 4-5 साल बाद हर तरह से समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है। वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, स्टूडेंट प्रोफेसर बनेगा, चिंतक बनेगा, पत्रकार बनेगा, या और ऐसे किसी ऐसे स्थान को शोभित करेगा जहां से पॉलिसियां बनती है, जहां से नीतियां बनती है, जहां से लिटरेचर आते हैं। तो जब ये यूजीसी की गाइडलाइन आई और मैंने महसूस किया कि समाज के पढ़े लिखे बच्चे चारों तरफ देख रहे थे कि कोई उनके लिए लड़ेगा, कोई उनकी आवाज उठाएगा, आंदोलन खड़ा हो गया दिन रात की रात, मीडिया पे रोज डिबेट होने लगी, गालियां पड़ने लगी। एक भी नेता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उन बच्चों के फेवर में खड़े होकर उनसे कहे कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले में समझना है। क्या हो रहा है आपके बच्चों के साथ? उनकी संस्थागत हत्या हुई है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, उनकी संस्थागत हत्या। जो कैसे बच्चे हैं वो? जो टॉपर हैं, जिनको आप ऐसे नहीं रोक पा रहे, तो उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हो कि वो अपनी जान दे दें। ये हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, बहुत बड़े पैमाने। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन आई। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस लड़ाई में उतरा तो मुकाबला बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा तंत्र खिलाफ खड़ा है। मगर फिर बात वही है कि भाई अब उनकी खिलाफत देख के क्या लड़ना बंद कर दे जाए या लड़ा ना जाए? तो बहुत जोर शोर लड़ाई हुई, आंदोलन हुए, दिल्ली में डिबेट्स हुई। अगर आप विश्वास करो, मेरी डिबेट सुनना उस समय की, जो अपने आप को बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, मैंने उनको उन्हीं के टीवी चैनल पर बैठ के इस तरह से संवैधानिक रूप से
नैतिकता के आधार पे इस तरह से अपनी बात को रखा कि उनके पास जवाब नहीं था। कोई कह जाता कि आरक्षण 10 साल के लिए था, मैं उसको भी जवाब देता कि आपको पता ही नहीं कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन था 10 साल के लिए। जो नियुक्तियों में रिजर्वेशन है तो तब तक रहेगा जब तक देश में जाति के आधार पर गैर बराबरी रहेगी। जब और सवाल आते तो मैं उनसे पूछ लेता कि भाई आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, इसका कौन सा प्रावधान है? अभी 2 दिन पहले महिला रिजर्वेशन पे देश के होम मिनिस्टर बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता, संविधान के किसी आर्टिकल में इसका प्रावधान नहीं है। तो मैंने खड़े होकर पूछा कि होम मिनिस्टर साहब आप बताओ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कौन से आर्टिकल में प्रावधान है जो आपने 2019 में किया है? तो उनके पास जवाब नहीं था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, फिर मीडिया ने खूब चलाया कि भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता था उस समय हमारे बच्चों को हमारी जरूरत थी और आपके छोटे से सिपाही ने साबित किया कि हमारे बच्चे अकेले नहीं है। वो अलग बात है, सरकार जो हिम्मत नहीं जुटा पाई वापस लेने की, वो कोर्ट द्वारा एक ही दिन में दाखिल हुई और अगले दिन वो स्टे हो गया। उस पर तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग से पावर सेंटर है, उसमें हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वहां बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहां तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां से हम लोग नहीं जीत पाए, उन्होंने स्टे कर दिया। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय लोकतंत्र हो सकती है। इस लोकतंत्र की वजह से मैं यहाँ हूं, इस लोकतंत्र की वजह से उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हमें सरकार चलाने का मौका मिला और हमारे पैर मजबूत हुए। लेकिन अभी भी समाज का बहुत बड़ा तबका हासिल है। अभी बात हो रही थी कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को या गुरु रविदास जी को प्राइम मिनिस्टर जाके डेरा बल्ला में नतमस्तक होते हैं। क्यों होते हैं ये नहीं पता आपको? क्यों बनारस जाते हैं? क्यों डेरे पर जाते हैं? क्यों बाबा साहब को फूल चढ़ाते हैं? विचार तो उनके बाबा साहब से नहीं मिलते, विचार तो उनके गुरु रविदास जी महाराज से नहीं मिलते। गुरु रविदास जी महाराज तो कहते हैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब अनुमन और छोट बड़े सब संग बसे, गुरु रविदास मेरे पसंद। और ये तो कहते हैं कि भाई ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, इनके बाद राजकाज रहेगा, आप इनके सेवक बन के रहोगे। ये तो नहीं मानते गुरु रविदास जी महाराज। तो ये क्यों गए? क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर आपकी उंगली में वो ताकत देकर गए हैं, जिसे चाहो कुर्सी पर बैठा दो, जिसे चाहे जमीन पर पटा। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर आपकी उंगली में देके गए हैं, जो तलवार से ज्यादा खतरनाक है, जिसको हम वोट के रूप में जानते हैं। इस वोट को आपसे लेने के लिए प्रधानमंत्री नहीं, सारे मंत्री जाएंगे, आपके पैरों में पड़ जाएंगे। जब चुनाव आता है तो इससे बुरे हालात हो जाते हैं। जिन बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं है, जिन बस्तियों में गड्ढे हैं, सीवर का पानी बाहर नहीं निकल पाता, नाक बंद करके लोग घुसते। चुनाव के समय बस्तियों में भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता। हमारी बहनों से जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, हाथ फटे हुए, काम करने से, मजदूरी करने से फट गए, पैर फटे हुए, उनके पैरों पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं चाची मेरे सर पे हाथ रख दो, मैं आपकी तकलीफ दूर करूंगा, मैं आपके हालात बदल दूंगा, विकास कर दूंगा। यही तो शक्ति है ना। ये जो बाबा साहब पे देखे, जितनी वोट का अधिकार हमसे चला जाए, क्या होगा उस दिन हमारी हालत? क्योंकि 75 साल 80 साल में तो नहीं बदल पाई सरकार। 80 साल बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे गांव को जानता हूं जहां सड़कें नहीं बनी आज तक भी। प्रधानमंत्री आवास योजना चल के आज घर बनने का काम हो रहा है। मैं सिद्धार्थनगर गया जहां तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण, वो तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है सिद्धार्थनगर। मैं वहां गया तो मैं अचरज में पड़ गया। और ये बात है 2022 की। मैं जिस गांव के बाहर को निकलता, महिलाएं लोटा लेके खड़ी, शौचालय नहीं। मैं मन में सोच रहा हूं कि ये क्या है? ये है जिसको विश्वगुरु भारत कहा जा रहा है कि जिस बहन बेटियों को देवी की तरफ पूजते उनको सम्मान से अपने जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं। क्या दिया सरकार ने? बस रिजर्वेशन की नौकरी, वो भी एक क्लास 1 में पूरी नहीं हो पाई, अब तक क्लास 2 में पूरी नहीं हो पाई, क्लास 3 में पूरी नहीं हो पाई। इतना बैकलॉग है, 5 लाख से ज्यादा का बैकलॉग है। देखो आप पॉलिटिकल पावर को नहीं समझ पाए हमारे लोग। बाबा साहब ने पॉलिटिकल पावर हमें इसलिए दी क्योंकि वो जानते थे कि जिन्होंने सदियों से डिस्क्रिमिनेशन किया वो आपको कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे। संविधान में बाबा साहब ने सबको बराबरी की बात कर दी है, लेकिन मन से किसने स्वीकार नहीं किया कि लोग बराबर हैं। आज भी अंतरजातीय विवाह करने पर हत्या हो जाती है, कत्लेआम कर दिया जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि गलती हमारी भी है। हम समझ ही नहीं पाए कि ये वोट कितनी बड़ी ताकत है और हम भाईचारा बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। काशीराम साहब इसमें कामयाब हुए, लेकिन उनके बाद बहुत कामयाबी निकली। एक साथी हमारे कह रहे थे कि भाई 10 साल बाद, मैं आज आपको कह रहा हूं, आप नोट कर लो अपने डायरी। और मैं बात ऐसा नहीं कि आपके सामने कह रहा हूं आपको खुश करने के लिए, मगर मैं लिख के कह रहा हूं, आप नोट कर लो। ये भी धोखा देना चाहिए। ये धोखा दे सकता है, ये धोखा नहीं दे सकता। मेरी बात को आप याद रखें। आप लिखो इस बात को अपनी डायरियों में, मैं सिग्नेचर करके जाऊंगा कि अगले 10 साल के अंदर भारत की
लाल किले की प्राचीर से एक अम्बेडकरवादी झंडा फहराएगा देश के प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं कोई चीज हवा में नहीं कहता हूं, मैं वकील हूं और 12-15 साल के संघर्ष में, और हवाओं के रूप हम लोग जानते हैं। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कोई गांव ऐसा नहीं था, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो सुबह शाम बाबा साहब को गाली देती, वो भी मजबूरी में बाबा साहब की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाने का काम करे। ये बदलाव हो गया। देखो बड़े बुजुर्ग तो ठीक है अपना काम बेचारे करते हैं, वो समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना संघर्षों के साए में गनगौर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। पंजाब तो वो है जिसने देश को खटरास की प्राप्त की, पंजाब तो वो है जिसने देश को, जहां से मैं आया हूं उसको शहीद आजम सरदार भगत सिंह दिए। पंजाब तो वो है जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने वाले शहीद उधम सिंह दिए भारत। तो मैं इसलिए आपसे वादा कर रहा हूं, उत्साह में नहीं कर रहा हूं, संगठन के नाते कर रहा हूं। एक चीज मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि उससे मनोबल गिरेगा, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ट्रेंड संगठन का मुकाबला दूसरा ट्रेंड संगठन ही कर सकता है। शेर का मुकाबला बकरी नहीं कर सकती, भेड़ नहीं कर सकती। शेर और बकरी भेड़ में लड़ाई होगी तो रिजल्ट सुन लो मुझसे कि भेड़ को शहादत देनी पड़ेगी तभी लड़ाई खत्म होगी। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, हमारे कैडर कैंप चल रहे हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, जिस तरह से हम लोग सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की नहीं, शेड्यूल ट्राइब की नहीं, ओबीसी की नहीं, मुस्लिम की भी, किसानों की भी, मजदूरों की भी, नौजवानों की भी। एक तरफ बड़ी ताकत हमें हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारे इस मजबूती को, हमारी जो है भाईचारिक शक्ति को कमजोर कर दी, लेकिन हमारे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत है और हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है कि नौजवानों में भाव पैदा करें कि वो, ये बात मुझे बड़ी पसंद आई कि जिस समाज को शक्ति बनानी है उसको वर्कर बनना पड़ेगा, सिर्फ वोटर से काम नहीं चलता है। मैं जिस समुदाय में पैदा हुआ हूं, जिस दिन वो दलित समाज, जातियों में बटा हुआ दलित समाज भाईचारा बना के जिस दिन वर्कर बन जाएगा, उस दिन 1 साल के अंदर इलेक्शन करा लेना, देश का कोई भी इलेक्शन हम लोग नहीं हार पाएंगे। लेकिन हम ये ना समझे कि वोट देके हम कोई एहसान कर रहे हैं, हम इस बात को समझे कि हम वोट अगर दे रहे हैं तो अपनी शक्ति बनाने के लिए दे रहे हैं, अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, परेशानी को हम लोग खत्म करने के लिए दे रहे हैं। और एजुकेशन के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, समान एजुकेशन पॉलिसी जहां भी राजकाज बनेगा लागू करेंगे। राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होगी, चाहे वो उस प्रदेश में रहने वाले राष्ट्रपति हो, उस प्रदेश से आने वाले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, और नीचे जितने पद है गांव के सरपंच तक, उनके बच्चे और जितने अधिकारी हैं, यानी कि कानून बनाने वाले और कानून लागू कराने वाले के बच्चों को पढ़ाई सरकारी स्कूल में करनी पड़ेगी। ये हम लोग पॉलिसी बना के लागू करेंगे और मैं इसका इंपैक्ट बता दूं आपको, क्योंकि जब जिसके बच्चों का भविष्य दांव में लगता है फिर वो किसी चीज की कसर नहीं छोड़ते। तो मैं इसका इंपैक्ट बता दूं, जितने एक लाइन में मजदूर, किसान, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी का बच्चा बैठ के पढ़ेगा, मंत्री का बच्चा बैठ के पढ़ेगा, स्कूल भी 5 स्टार होटल से ज्यादा अच्छे होंगे, उसमें सुविधाएं भी होंगी, किताबें भी होंगी, उसमें अच्छी जो व्यवस्थाएं भी होंगी, टीचर भी टाइम पाएगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। और बाबा साहब का सिद्धांत हमें कहता है कि हम लोग अब हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को प्रायोरिटी देंगे, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और सरकारी स्कूल भी सारे इंग्लिश मीडियम होंगे, उनमें 1 दर्जे की पढ़ाई होगी। जैसी पढ़ाई 20,000 रुपए महीने के स्कूल में प्राइवेट में कराने के लिए लोग धक्के खाते हैं, ऐसी पढ़ाई हम लोग वहां कराने का काम करेंगे। ये हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि जब पढ़ने का मौका मिलेगा तो फिर अगर नौकरी के चक्कर में नौकरी भी नहीं मिलेगी तो अपना रोजगार करने की हिम्मत पैदा, क्योंकि आपको ज्ञान होगी। बाबा साहब संविधान कोई नहीं लिखवाता बाबा साहब से, अगर बाबा साहब में काम लेते हो, बाबा साहब में हिम्मत ना होती, बाबा साहब में ज्ञान ना होता, बाबा साहब में शक्ति ना होती, तो कोई बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए कलम नहीं देता। बाबा साहब जैसा विद्वान नहीं था कोई उस समय, इसलिए बाबा साहब मजबूर थे कि उनको संविधान लिखने का अवसर मिला। इसलिए हम लोग अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे, हम लोग हाथ फैलाना बंद करें, हम लोग मुट्ठी तान के अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर ज्ञान पैदा करें। ज्ञान में भी किसी पीछे रहे और लीडरशिप में करने से किसी पीछे रहे, चाहे पंचायत का मामला हो या प्रधानमंत्री का मामला हो, हम हर पद को अपने हाथ में लेने के बारे में सोचे। सुबह शाम जिस तरह गला फैला के माननीय काशीराम साहब ने हमें ऐसा भाव पैदा कर दिया था कि चाहे वो रिक्शा चला रहा हो या पान का खोखा लगा रहा हो या किसी जमींदार के खेत में काम कर रहा हो, हर आदमी ये सोचता था कि हमें सत्ता हड़पनी है, सत्ता अपने पैरों में लेके आनी, सत्ता अपने कदमों में लेके आनी। ये भाव समाज में पैदा किया था काशीराम साहब ने। अब उनके जैसा तो मैं तो उनको संत भी कहता हूं, क्योंकि मैं जब चारों तरफ देखता हूं तो मुझे वही ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, 2 गज जमीन नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाया, कोई गाड़ी नहीं रखी, कोई अलग से बहुत कपड़ों का बहुत बड़ा वो नहीं मिला। मतलब मैं संत की परिभाषा भी उनके कैरेक्टर के आगे छोटी।
मैं इतना उनको नेता मानता हूँ, इतना करीब मानता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कॉपी तो नहीं कर सकते उनको, और कॉपी करना भी नहीं चाहिए, बस उनके जो सिद्धांत है उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बड़ा कठिनाईपूर्ण है, क्योंकि जिस समय वो आंदोलन चला रहे थे तो वो एक नारा देते थे कि दूसरों का मेहनत अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, या आप मालिक है अपनी झोपड़ी में। तो ये नारा समाज को प्रभावित करता था, लेकिन आज थोड़ा सा कंपटीशन भी है। वो कंपटीशन जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं समाज को इस तरह समझता हूँ कि समाज परेशान है, तकलीफ में है, वो उम्मीद कर रहा है कोई लड़ाई लड़े तो हम लोग उसका साथ दें, और समाज साथ देता है। मुझे भी नगीना से हमारे समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने वोट भी दिया, नोट भी दिया। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे उन्होंने चुन के भेजा, मुझे ताकत दी है। मैं इस अवसर को 2 साल में जितना बुना पाया हूं, जितना आगे बढ़ा पाया हूं, वो ये है कि मैं भी एक पार्लियामेंट में मेरा क्वेश्चन लगा था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं बिजली के भारत के अंदर हर स्टेट में, प्रीपेड मीटर है। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ बिजली का बिल कैसे जमा होता, वहां ये नया प्रावधान आया, जितना पैसा गिरोगे उतनी बिजली आप यूज कर पाओगे। आपको पहले जैसे मोबाइल में कराना पड़ता ना प्रीपेड रिचार्ज, इस तरह का वो प्राइवेट को भी दे दिया, सब प्राइवेट कर दिया, निजी क्षेत्रों में दे दिया सब, तो वो प्राइवेट कर दिया बिजली उन्होंने। अब उसका इम्पैक्ट क्या है कि जैसे आपका बैलेंस खत्म हुआ, चाहे रात के 2 बज रहे हो, आपको कितने जरूरत क्यों ना, तो बैलेंस खत्म हुआ तो भूल जाओ बिजली को। तो ये सवाल जब मैंने लगाया, मैंने मंत्री से सवाल पूछा कि सर ये गरीबों के साथ जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हो, उन लोगों के साथ इस समय क्या प्रावधान किया आपने? अगर वो नहीं ऐसा है कि उन पे 2 दिन काम नहीं किया, नहीं पैसे है, तो वो बिजली कहां से लेके आएंगे? उनके परिवारों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी बच्चियों की इज्जत का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस पर सोच रहे हैं। तो मैंने कहा बताओ ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है? तो मंत्री जी जवाब दिया कि ऑप्शनल है, ये इसके लिए बाध्यता नहीं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं लगवा सकता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो पूरे उसको तत्काल कहा सबको कि इसको घर घर बताओ, सारे अधिकारियों को बताओ कि ऑप्शनल है। उसके बाद मेरी लोकसभा में एक दिन बड़े बड़े अधिकारी चल गए कि मीटर लगाना है, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे सांसद ने तो मना कर दिया, और मंत्री जी ने कहा तो कहीं नहीं एक बार बात करा दो। तो मैंने वो कहा क्यों लगा रहे हो? तो मुझसे बोले वो अधिकारी कितने दीजिए, कह रहे सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक दिन हम आप हमारी चाय पीने आ जाओ, या हमें चाय पिला दो, हम आपको कुछ मिठाई भेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप इस काम को मत रोको, ये इससे सरकार का नुकसान होगा। तो मैंने उसे कहा मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मिठाई का तो पता नहीं मगर जूते मत खा लेना। मैंने कहा किसी घर में अगर मीटर लगा दिया और मुझे खबर आ गई तो मीटर के साथ पूरे क्षेत्र में घुमाऊंगा, ये बात अच्छी तरह याद रखना। और कल ही जब मैं यहाँ आया तो मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, मैंने लेटर लिखा यहाँ आने से 2 दिन पहले अपने यहाँ के ऊर्जा मंत्री को उत्तर प्रदेश के कि आप जवाब दीजिए, सेंटर की सरकार कह रही है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है कि अगर 2 स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि उनके कानून को प्रायोरिटी दी जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है, केंद्रीय सरकार ये कह रही है, बिजली विभाग कह रहा है कि भाई ये ऑप्शनल है तो आप जबरदस्ती क्यों लगवा रहे हो? तो कल उन्होंने लेटर जारी किया कि जबरदस्ती किसी के यहाँ प्रीपेड मीटर नहीं होगा। तो ये एक व्यक्ति की ताकत से इसलिए हो पाया क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ हर व्यक्ति को अवसर दिए गए हैं कि वो अपनी बात को मजबूती से उठाए। और जिस बिल की बात आप कर रहे थे वो बिल असल में जैसे ये बोतल है ना, नया रैपर लगा के बेचने का इंतजाम सरकार कर रही थी, सरकार के इंतजाम को हम लोगों ने पकड़ लिया। क्योंकि जिस बिल की बात हम कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन, हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा है कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं, तो हम कैसे पीछे जा सकते थे? हम तो सबसे बड़े आगे बढ़ के वोट करते। लेकिन महिला रिजर्वेशन 33%, ये तो 2023 में ही पास हो चुका है। अब सवाल यह था कि उसको लागू कराने में सरकार देरी कर रही है, वो क्योंकि उसको लागू कराने से पहले शर्त सरकार ने रखी थी कि पहले हम कास्ट सेंसस कराएंगे, फिर हम लोग डिलिमिटेशन कराएंगे, देन हम लोग इसको लागू करेंगे, सीटें बढ़ाकर। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनकी जरूरत नहीं, पिछली जनगणना पे लागू कर देते। इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान कैसे हो रहा है कि जैसे दिल्ली की आबादी अभी 2.5 करोड़, मगर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें। अब आप ये समझो कि एक सांसद कितने लोगों से मिल सकता है, कितने लोगों की पीड़ा को सुन सकता है। 2.5 करोड़ को आप 7 से भाग कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि लगभग 40 करोड़ से 40 लाख से ज्यादा का एक सांसद बना हुआ। लेकिन बाबा साहब क्या कह रहे हैं लोकशाही में कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। इसलिए हर एक व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे 50 लाख की कोई लोकसभा है, कहीं पे 10 लाख की कोई लोकसभा है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बता दूं, उत्तर पार्लियामेंट में चर्चा आपने सुनी, ये बात किसने नहीं की होगी। सब लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कड़वा सच ये भी है कि उत्तर भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से 2011 में 20 करोड़ आबादी थी, और जो रेशो बनाया 14,20,000 एक लोकसभा होनी चाहिए। अगर हम उसको 815 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो 17, 18, 20 लाख
लोगों पे एक सांसद है। तो इस तरह से अगर ये बिल पास भी हो जाता तो उत्तर प्रदेश में 120 सीट हो जाती है 80 से बढ़ के, लेकिन बैठती हमारी 140 है। पंजाब की भी ज्यादा बैठती है, हरियाणा की भी ज्यादा बैठती है, राजस्थान की भी ज्यादा बैठती है, मध्य प्रदेश की भी ज्यादा बैठती है, झारखंड की, बिहार की, दिल्ली की, उत्तराखंड की ज्यादा बैठती है। तो वो आंख बंद करके हमारी सीटों को, हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो नहीं है स्वीकार हो सकता, इसलिए हमने उसका विरोध किया बिल का। और जो भी संविधान के विरोध में बिल आएगा हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, सड़क पर भी विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे सरकार को हरा करके घुटने टिकवा दें, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब को मानते हैं। अम्बेडकरवादी होने का मतलब यह है कि हम गलत का विरोध करें। अम्बेडकरवादी होने का मतलब यह है कि हम भाईचारे का सम्मान करें। अम्बेडकरवादी होने का मतलब यह किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, कहीं हो, चाहे देश में हो देश से बाहर हो, और अम्बेडकरवादी को पूछा जाए तो उसका पहला फर्ज यह होता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन को नकारे, चाहे वो उसके दुश्मन के साथ ही क्यों ना हो। ये है अम्बेडकरिज्म और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जीती जाएगी, क्योंकि नौजवानों ने अपने कंधों में बागडोर ली है, अधूरी तो छोड़ेंगे नहीं साहब। बस ये है कि समय कितना लगता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुकाबला जिनसे है उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला आप समझ सकते हैं। समाज तो सशक्त नहीं, आप तो वहीं से निकल के आए, आप तो जानते समाज के हालात जानते हो नहीं जानते हो? बताओ, जोर से बताओ, जानते हो नहीं जानते हो? कितने परसेंट लोग आगे बढ़ गए होंगे, मुख्य धारा में चले गए होंगे? कितने परसेंट लोग जो है कामयाब हो गए होंगे? 10% लोग, 90% लोग तो वहां में सुबह काम करने जाते हैं, तब उनके घर में सुख सुविधाएं आती है। अगर उनको बच्चे का जन्मदिन मनाना हो तो पैसे उधार लेने पड़ते हैं मालिक से, बेटी की शादी करनी पड़ती है तो जमीन जो है थोड़ी बहुत या कर्ज लेना पड़ता है साहूकार से, उसको उतारने में उसके बाल उड़ जाते हैं, पैरों की चप्पल घिस जाती। समाज ऐसा ही, लेकिन वो समाज फिर भी बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने अभी रैलियां की उत्तर प्रदेश में 8 कुर्सियां कम पड़ गई, लेकिन समाज ने हिम्मत कम नहीं छोड़ी और कोई प्रचार का माध्यम नहीं था। बस लोग, हमारे कार्यकर्ता जमीन पे कहने जाते थे, और मैं ऐसे लाइव आके, जैसे ये यूट्यूब पर चल रहा है, उनसे अपील करता था कि भाई आ जाना, साधन तो है नहीं, अब आप लोग संभाल लेना। लेकिन मैं आपको बहुत दिल की बात बताता हूँ, अमीरों का तो नहीं पता, लेकिन गरीब इतना पक्का है महापुरुषों के विचार पे कि भरी गर्मी में, यहाँ तो एसी चल रहा है साहब, भरी गर्मी में पसीना उनके सर से पैरों तक जाता था, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। इतना प्यार करते हैं गरीब लोग, इस पर भरोसा करते हैं। बस ये अलग बात है कि जिस पर भरोसा करते हैं वो जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो निकल लेता है, वो साथ छोड़ देता है, ये अलग बात है। इतना ठगा गया है कि समाज भरोसा बहुत दिनों में करता है। तो ठीक है, देर से ही सही, लेकिन जो प्यार आशीर्वाद मिला उसको तरक्की तक ले जाएंगे। आपने मुझे सुना, इतना प्यार दिया, हमेशा आपका सहयोग और आपके मैसेजों के रूप में मनोबल बढ़ाने की जो बात आती रहती है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके परिवारों पे बना रहे, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको इंडिपेंडेंट बनाना, बेटियों को भी बनाना, बेटों को भी बनाना। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसमें यहाँ चर्चा होनी चाहिए, बहुत सही है, लेकिन मेरा मानना है कि उनको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ उनके दरवाजे कोई नहीं रोक सकता। ये बात उनको बतानी, उनको सिर्फ नकारात्मक असर नहीं जाना चाहिए। या वो कभी इंडिया जाए तो यही सोचते रहे कब हमारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ऐसा नहीं जाना चाहिए। उनके अंदर ये भी जाना चाहिए कि जिस मुल्क में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उस देश में हमें आजादी है उड़ने की, मेहनत करके आगे बढ़ने की, और ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने आज यहाँ की इलेक्शन पॉलिसी को खूब विनोद भाई के साथ रिसर्च किया, बात की उनसे। मैं बहुत सारे बिल्स हैं जिनको लेके जाऊंगा, और मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉलिसी देख रहा था। मैं तो पूछ रहा था कि आपके यहाँ वोट की चोरी तो नहीं होती? हमारे यहाँ तो होती है। हमारे तो ऐसा यार में सरकार ने बहुत वोट काट दिए। जहां बंगाल में चुनाव रहा 98 लाख वोट कट गए, कोई पूछने वाला नहीं। यूपी में 2 करोड़ 19 लाख वोट कट गए। तो सरकार अपने हिसाब से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। मैं फिर सोचता था कि भाई ऐसी इलेक्शन पॉलिसी अगर हमारे यहाँ हो तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम किसी भी चुनाव में उखाड़ सकेंगे, लेकिन वहां उधर अभी सरकारी मशीनों का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों को भी लोगों के बीच में लेके जाएंगे। और जिस तरह से ये भी हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन था, रंगभेद था, तो जिस तरह से ये इन्होंने बदलाव किया, इस तरह से वहां के लोगों में बदलाव हो। हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना हम किसी को निकालना चाहते हैं वहां से। बदले जाते सब इंसानों की तरह रहे और कोई किससे भेदभाव ना करे, सब लोग आगे बढ़े। देश सबका, देश की तरक्की में सबका योगदान है, देश को आगे बढ़ाने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाईचारे वाला समाज वहां बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। और आपने इतना सब प्यार दिया उसके लिए। और ये जो संचालक महोदय, ये मेरे बड़े फेवरेट है। ये मेरे बड़े फेवरेट है। पिछली बार भी इन्होंने जो है पूरा प्रोग्राम जो है संचालन किया, आज भी डटे हुए। ये अलग बात है कि पिछली बार एक दो शायरी बीच में अपनी भी कह रहे थे, इस बार ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनके लिए भी मंगल कामना है। और जितने साथियों ने आयोजन में हिस्सा लिया, सहयोग किया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਜੋ ਕਿ